क्या हुआ जो गुस्से में ननद रानी को एक थप्पड़ लग गया। उसे इतना तूल देने की क्या ज़रूरत थी। विधि की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। विधि ने प्यार और समर्पण से परिवार के सभी लोगों को अपना बना लिया था, लेकिन आज विधि को नहीं लगा था कि यूँ ज़रा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा और उसकी 2 सालों की मेहनत पर यूँ पानी फिर जाएगा। हालांकि अपने पल भर के बेकाबू हुए गुस्से का पछतावा उसे भी था, लेकिन अब तो बात उसके हाथ से जा चुकी है। अब अफसोस करने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वैसे भी शादीशुदा नंदों के तेवर सास से कम नहीं होते। फिर रचना तो इस घर की इकलौती लाडली छोटी बेटी थी, सबके प्यार की अकेली हकदार। उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए ये ज़रा सी बात बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ज़रा सी बात ही तो थी। क्या हुआ जो गुस्से में रचना को एक थप्पड़ लग गया। उसे इतना तूल देने की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी मैंने किसी जलन से तो उसे थप्पड़ नहीं मारा था। मैं तो रचना को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। रचना की जगह मेरी बहन होती तो क्या इसे पी नहीं जाती, लेकिन रचना लाख बहन जैसी होगी, बहन तो नहीं है ना, इसलिए तांडव मचा रखा है। विधि जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। मामले को सुलझाने का कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। दूसरा कोई मसला होता तो विधि पति मोहित को अपनी बगल में खड़ा पाती, लेकिन यहाँ तो मामला उसकी छोटी बहन का था, जिसे रचना ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। अब तो मोहित भी उससे नाराज़ है। किस किस को मनाए, किस किस को सफाई दे, विधि की समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि ननद पर हाथ उठाते ही विधि को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो जली हुई साड़ी बार बार उसे अपनी गलती मानने के लिए उकसा रही थी। दरअसल विधि को अपनी सहेली की शादी की सालगिरह की पार्टी में जाना था। मोहित पहले से ही तैयार होकर उसे देर से तैयार करने का ताना मार रहा था। ऊपर से जिस साड़ी को वो पहनने की सोच रही थी वो आयरन नहीं की हुई थी। छुट्टियों में मायके आई हुई ननद ने लाड दिखाते हुए भाभी की साड़ी को आयरन करने की जिम्मेदारी ले ली। विधि ननद पर रीझती हुई बाथरूम में घुस गई। इधर नंदोई जी का फ़ोन आ गया और उधर रचना बातों में डूब गई। बातों में मस्त रचना आयरन को साड़ी पर से उठाना भूल गई और जब विधि बाथरूम से निकली तो अपनी साड़ी को जलते देखकर अपना होश खो बैठी। उसने ननद को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए गुस्से में उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन खतरे से अनजान रचना के अचानक मुंह घुमा लेने से विधि का हाथ उसके गाल पर लग गया, जिसे उसने थप्पड़ कहकर पूरे घर को सिर पर उठा लिया। देखते ही देखते घर में भूचाल आ गया। घर भर की लाडली बहू अचानक किसी खलनायिका सी लगने लगी। विधि का पार्टी में जाना तो कैंसिल होना ही था। अब सास ननद तो रसोई में घुसने से रही, क्योंकि वो तो पीड़ित पक्ष था, लिहाजा विधि को ही रात के खाने में जुटना पड़ा। खाने की मेज़ पर सबके मुंह चपातियों की तरह फूले हुए थे। ननद ने खाने की तरफ देखना तो दूर, खाने की मेज़ पर आने तक से इनकार कर दिया। सास ने बहुत मनाया कि किसी तरह 2 कौर हलक से नीचे उतार ले, लेकिन रूठी हुई रानियां भी भला इतनी आसानी से मानी हैं कभी। रचना की जिद थी कि भाभी उससे माफ़ी मांगे, सिर्फ दिखावे भर की नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से तर माफ़ी। उधर विधि इसे अपनी गलती ही नहीं मान रही थी, तो माफ़ी और पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि वो तो चाह रही थी कि रचना को उसकी कीमती साड़ी जलाने का अफसोस करते हुए स्वयं उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये ज़रा सी बात अब प्रतिष्ठा का सवाल बनने लगी थी। रचना अब यहाँ एक पल रुकने को तैयार नहीं थी। वहीं सास को डर था कि बात समझाने तक जाएगी तो बेकार ही धूल उड़ेगी।
किसी तरह सास उसे मामला सुलटाने तक रुकने के लिए मना सकी। एक उम्मीद भी थी कि हो सकता है 1-2 दिन में विधि को अपनी गलती का एहसास हो जाए। ससुर जी के कमरे में देर रात तक चली चारों की मीटिंग चलती रही। विधि इस मीटिंग से बहिष्कृत थी। अपने कमरे में विचारों में डूबी विधि के लिए पति को अपने पक्ष में करना कठिन नहीं था। पुरुष की नाराज़गी भला होती ही कितनी देर तक है, कामनी स्त्री की पहल जितनी ही ना। एक रति शस्त्र में ही पुरुष घुटनों पर आ जाता है। लेकिन आज विधि इस अमोघ बाड़ को चलाने के मूड में भी तो नहीं थी। वो भी देखना चाहती थी कि इस ससुर जी के कमरे में होने वाली मंथन में उसके हिस्से में क्या आती है। जानती थी कि दोष उसके सर ही मढ़ा जाएगा। बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थी। ढलती रात मोहित ने कमरे में प्रवेश किया। विधि जागते हुए भी सोने का नाटक करती रही। मोहित ने उसकी कमर के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। विधि ने कसमसा कर अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। विधि, तुम सुबह रचना से माफ़ी मांग लेना। बड़ी मुश्किल से उसे इस बात के लिए राज़ी कर पाए हैं कि वो इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। मोहित ने अपनी आवाज़ को यथासंभव धीरे रखा ताकि बात बेडरूम से बाहर ना जाए। उसका प्रस्ताव सुनते ही विधि के सीने में जलन होने लगी। बोली, मोहित, तुम भी जिसने गलती की उसी का पक्ष ले रहे हो। एक तो तुम्हारी उस नकचड़ी बहन ने मेरी इतनी कीमती साड़ी जला दी, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं नाराज़गी जाहिर करने का अपना अधिकार भी खो दूँ, गिर जाऊँ उसके पैरों में। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं। साड़ी ही तो थी ना, जाने दो, मैं वैसी 5 नई ला दूँगा। तुम प्लीज़ उससे माफ़ी मांग लो। मोहित ने फिर खुशामद की, मगर विधि ने कोई जवाब नहीं दिया और पीठ फेरकर सो गई, जो उसके स्पष्ट इनकार का द्योतक था। मोहित ने उसे मजबूत बाह से पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी तरफ फेरा। विधि को उसकी ये हरकत बहुत ही नागवार लगी। एक थप्पड़ ही तो मारा था ना, वो भी उसकी गलती पर। यदि वो तुम्हारी बहन ना होकर मेरी बहन होती तब भी क्या ऐसा ही बवाल मचता? नहीं ना, बात आई गई हो गई होती। तुम भाई बहन कभी आपस में नहीं लड़े हो क्या? क्या तुमने या तुम्हारे माँ पापा ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया? फिर आज ये महाभारत क्यों छिड़ गई? विधि ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। मोहित ने बात आगे ना बढ़ाना ही उचित समझा। उस रात शायद घर का कोई भी सदस्य नहीं सोया होगा। विचारों की झड़ी लगी थी। रचना अपनी माँ के आंचल को भिगो रही थी तो विधि तकिए को। सुबह विधि ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबको चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुई। रचना और सास ने तो कप को छुआ तक नहीं, बस घूरती रही। हर कोई बातचीत शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई, तुम किसे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे या अपनी बीवी को? अचानक रचना का अटपटा प्रश्न सुनकर मोहित चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कन्नी काट ली। पिता ने अपना सर अखबार में घुसा लिया। विधि की निगाहें भी मोहित के चेहरे पर टिक गई। ये कैसा बेतुका प्रश्न है। मोहित ने धर्म संकट से बचना चाहा, लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। अटपटा चटपटा मैं नहीं जानती। आप जवाब दो कि यदि आपको बहन और बीवी में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? मोहित ने देखा कि विधि बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बाथरूम में घुस गई। उसने राहत की सांस ली। वो रचना की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। मोहित ने स्नेह से बहन के गले में अपने हाथ डाल धीरे से गुनगुनाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। दृश्य देखकर माँ मुस्कुराई। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रचना को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। भाई,
यदि आप मुझसे सचमुच प्रेम करते हो तो भाभी को तलाक दे दो। रचना ने भाई के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। उसकी आंखें झड़ रही थी। बहन की बात सुनते ही मोहित को साफ सूंघ गया। उसने रचना का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ये क्या कह रही हो तुम? ज़रा सी बात पर इतना बड़ा फैसला, तलाक का मतलब जानती हो ना? एक बार फिर से सोच कर देखो। मेरे ख्याल से विधि की गलती इतनी बड़ी तो नहीं है जितनी बड़ी तुम सज़ा तय कर रही हो। ज़रा सी बात, क्या बहन के स्वाभिमान पर चोट भाई के लिए ज़रा सी बात हो सकती है? हम बहनें क्या इसी दिन के लिए राखियां बांधती हैं? रचना ने गुस्से से कहा। रचना ठीक ही कहती है। वो 2 साल की ब्याही लड़की तुम्हें अपनी सगी बहन से ज़्यादा प्यारी हो गई। आज उसने रचना से माफ़ी मांगने से मना किया है, कल को सास ससुर की इज्जत को भी फूंक मार देगी। भाई बहन की बहस को नतीजे पर पहुंचाने की मंशा से माँ बोली। कहाँ तो मोहित सोच रहा था कि इस बार बहन के प्यार को रिश्तों के पल्ले पर रखकर मकान पर उसके हिस्से वाले आधे भाग को भी अपने नाम करवा लेगा, लेकिन यहाँ तो खुद उसका प्यार ही पल्ले पर रखा जा रहा था। विधि का थप्पड़ उसके मंसूबों पर पानी फेर रहा है। उसने विधि को शीशे में उतारना तय कर लिया। वो इस जरा सी बात के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता था। फिर वैसे भी यदि वो नुकसान में होगा तो विधि भी कहाँ फ़ायदे में रहेगी। रचना दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। सब ने कोशिश करके देख ली, लेकिन वो तो विधि को तलाक देने की बात पर अड़ ही गई। हालांकि सबको उसकी ये जिद बचकानी ही लग रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भय भी सिर उठा रहा था कि इस बार की जीत कहीं विधि के सिर पर सींग ना उगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटे बड़े का लिहाज ही बिसरा दे। इसलिए विधि को एक सबक सिखाने के पक्ष में तो सभी थे। विधि, सुनो ना। रात को सोने से पहले मोहित ने स्वर पर चाशनी चढ़ाई। विधि ने सिर्फ आंखों से पूछा, क्या है? रचना को सॉरी बोल भी दो ना, उसका बाल हट समझकर। ज़रा सोचो, यदि ये बात उसकी ससुराल चली गई तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, खासकर तुम्हारे बारे में। तुम जानती हो ना कि रचना के ससुर जी तुम्हें कितना मान देते हैं। मोहित ने निशाना साध कर चोट की। इसे बाल हट नहीं, इसे तिरिया हट कहते हैं। विधि ने ननंद पर व्यंग कसते हुए पति के कमज़ोर ज्ञान पर तीर चला दिया। मोहित को पत्नी की ये बात खली तो बहुत, लेकिन मौके की नज़ाकत को भांपते हुए उसने इसे खुशी खुशी सह लिया। अरे हाँ, तुम तो साहित्य में मास्टर्स हो। वो कहावत तो सुनी ही होगी कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ लो कि आज अपनी ज़रूरत है और हमें रचना को मनाना है। मोहित ने आवेश में विधि के हाथ पकड़ लिए। कहावत के अनुसार उसमें रचना के पात्र की कल्पना करके अनायास ही विधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित को लगा मानो अब उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। उसने विधि को सारी बात बताते हुए उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। रूठे हुए पति पत्नी के मिलन के बीच एक प्यार भरी मनुहार की ही तो दूरी होती है। अगली सुबह विधि सबको गुनगुनाते हुए चाय बनाते देखा तो इस परिवर्तन पर किसी को यकीन नहीं हुआ। माँ पापा उठकर कमरे से बाहर आ चुके थे। रचना अभी भी भीतर ही थी। विधि ने 3 कप चाय बाहर रखे और 2 कप चाय लेकर रचना को उठाने चल दी। माँ पापा की आंखें लगातार उसका पीछा कर रही थी। आई एम सॉरी रचना, मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विधि ने बिस्तर में गुमसुम ननद के पास बैठते हुए कहा। रचना को सुबह सुबह इस माफ़ीनामे की उम्मीद नहीं थी। कल तक मैं इसे ज़रा सी बात ही समझ रही थी और तुम्हारी जिद को तुम्हारा बचपना, लेकिन कल रात जब से मैंने थप्पड़ मूवी देखी है तब से तुम्हारे दर्द को बहुत नज़दीक से महसूस कर पा रही हूँ। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि एक स्त्री होकर
मैं तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाई। मैं सचमुच तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से। रचना ने देखा विधि की पलकें सचमुच नम थी। उसने एक पल सोचा और फिर भाभी के गले में बाहें डाल दी। मोहित खुश था कि वो अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब हुआ। माँ पापा खुश थे क्योंकि बेटी खुश थी उनकी।